हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th अकाउंटेंसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने क्लास में देखा होगा कि हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने कुछ स्टेप देखे थे, जिसमें मैं कुछ स्टेप को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट हमने जो स्टेप देखा था वो हमने देखा था आइडेंटिफाई। हमने आइडेंटिफाई किया था ट्रांजैक्शन को कि दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। उस समय उसका वन एस्पेक्ट्स हमने देखा था कि वो बिजनेस से लिंक होना चाहिए। उसके बाद में जो स्टेप था उसमें हमने मेजरिंग किया था कि वो ट्रांजैक्शन मनी में हो, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी में नहीं है तो हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने दो स्टेप पढ़े थे। जो थर्ड स्टेप था आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग के बाद में, वो हमारा स्टेप था रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस के रिगार्डिंग है और मनी में है तो हम उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आज की जो क्लास है जर्नल, वो हमारा रिकॉर्डिंग स्टेप है, उसी से रिलेटेड है। अब आपको पता है कि हर बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ये क्लास 11th एज वेल एज हाई लेवल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आपको पता है कि रिकॉर्डिंग के लिए कुछ बुक्स होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और जर्नल भी उसमें क्या है कि बुक्स होती है। तो मैं यहाँ पे दो कैटेगरी लिख रहा हूँ रिकॉर्डिंग की। एक तो है जर्नल और दूसरा है स्पेशल पर्पज बुक। स्पेशल पर्पज बुक, ठीक है ना, जिसको सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। अब ये जर्नल क्या होता है? जर्नल वो होता है जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैसी भी हो। और स्पेशल पर्पस बुक होती है जो हमारे 11th के सिलेबस की बात करें तो हमारी स्पेशल पर्पस बुक है या सब्सिडरी बुक्स है, ये 5 बुक्स है, ठीक है। स्पेशल पर्पस बुक है वो 5 बुक्स है, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर कोई बिजनेसमैन जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है डेली बेस पे, तो वो सारी रिकॉर्डिंग होता है, वो जर्नल की जगह फिर स्पेशल पर्पस बुक को यूज करता है, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूमनेस हो जाता है एक बुक के अंदर कि बाद में उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है हमें उसको फाइंड करने में, ठीक है। तो जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन की जाती है, और जर्नल उस बिजनेस के लिए बेस्ट होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन है वो नंबर में बहुत कम है या लेवल की है, जिसमें हम जर्नल में इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जर्नल उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, ठीक है। तो ये बात होगी जर्नल की कि बेसिक जर्नल क्या होता है। जर्नल एक रिकॉर्डिंग बुक होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल को हम कुछ और नाम से भी बोलते हैं, तो देखिए जर्नल को हम प्राइमरी एंट्री की बुक बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं, मीन्स बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। अब क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्राइमरी मीन्स क्या होता है। प्राइमरी मीन्स होता है जिसमें कोई एंट्री पहली बार रिकॉर्ड की जाती है। अपन होते हैं ना प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास, तो वो वाली बात है जिसमें कोई भी एंट्री पहली बार रिकॉर्ड की जाती है, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी बुक में की जाती है? जर्नल में की जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा
कि जर्नल है वो हमारी बुक होती है, अकाउंट नहीं होता, वो अकाउंट नहीं होता। इस चीज़ को आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स हैं, वो पहली बार अकाउंट स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि अकाउंट और बुक क्या होते हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बुक वो होता है जो डेली बेस पे मेंटेन की जाती है, इसको डेली बेस पे बनाया जाता है। और अकाउंट होता है वो जनरली ईयर एंड में बनाया जाता है। बुक्स डेली बेस पे प्रिपेयर की जाती है और अकाउंट होता है वो जनरली ईयर एंड पे बनाए जाते हैं। तो जर्नल आपको पता है कि बुक है, तो ये क्या है, ये डेली बेस पे बनाई जाती है। तो एक तो ये हमारा क्लियर हो गया कि जर्नल है वो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है। अब प्राइमरी एंट्री को हम ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, तो आप इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि इसमें जो एंट्री होती है फिर यहीं से हम आगे पोस्टिंग करते हैं। ओरिजिनल एंट्री इसी बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है। सो जर्नल इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, हम दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं उसको। और जर्नल में जो रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक बात हो गई जर्नल के बारे में कि जर्नल जो बुक होती है उसको हम किस नाम से बोल सकते हैं, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उस रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये सारी इसमें हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। अब जर्नल में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो सारा डेली बेस पे किया जाता है, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो आप तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जर्नल के बारे में कि जर्नल में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो सारे किसके बेस पे किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उसमें लिखिए रिकॉर्डिंग इन जर्नल ऑन क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है सीक्वेंस वाइज, टाइम टू टाइम, ठीक है ना, डेली बेस पे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी हमारी जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़ायदे होते हैं जर्नल बनाने के और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो अब हम आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जर्नल है वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। आपने डबल एंट्री सिस्टम देखा होगा। डबल एंट्री सिस्टम वो होती है कि वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है और दोनों साइड इक्वल होती है। तो कोई भी जर्नल एंट्री आप करोगे तो आप ये इंश्योर करोगे कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो अकाउंट डेबिट हो गए या दो अकाउंट क्रेडिट हो गए, एक साइड ब्लैंक रहेगी, ऐसा नहीं होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा, जितनी अमाउंट से वो डेबिट होगा उतनी अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स बोथ साइड इज इक्वल अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एंड जर्नल इज आल्सो फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल में भी डबल एंट्री सिस्टम को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जर्नल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब एक सबसे अच्छी बात है जर्नल में कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं जनरली अकाउंट की लैंग्वेज में नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। मीन्स उसको नरेट करते हैं हम। नरेशन में हम पूरी डिटेल लिखेंगे कि
जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है जिसकी यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। आप इसको लिख सकते हो, नरेशन मीन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो हमने जर्नल एंट्री की है वो उसका बेस क्या है, किस बेस पे हमने उसको एंट्री की है, और उस नरेशन में उसका इनवॉइस नंबर या जिस भी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने ये जर्नल एंट्री की है उसका नंबर वगैरह हम उसमें लिख देंगे, ताकि कल को अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन को फाइंड करना हो तो हम जर्नल एंट्री पे जाके नरेशन के थ्रू उसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल का मीनिंग हो गया बेसिक। अब हम बात करते हैं जर्नल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे एक एडवांटेज तो आपको पता ही है कि जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के क्या फ़ायदे होते हैं, सिंपल सी बात है, आपकी मेमोरी एक स्टोर रहती है, स्टेबल रहती है। आप जब चाहे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था इसको चेक कर सकते हो, तो ये एक एडवांटेज होता है। लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स चेक करते हैं, एनसीईआरटी कौन से पॉइंट फॉलो करती है उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। पहला आपने देखा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जो जर्नल में की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल बेस पे की जाती है। क्रोनोलॉजिकल बेस मीन्स, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 1 सितंबर, ठीक है, फिर 2 सितंबर को छुट्टी थी, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे मतलब क्रोनोलॉजिकल बेस पे इसको रिकॉर्डिंग की जाती है। मान लो हमने किसी को उधार सामान बेचा था 4 सितंबर को, ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस वाइज अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 4 तारीख को उसने क्या सामान बेचा था, उसने कितने रुपए का बेचा था, क्या उसकी एंट्री की हुई है, तो इसको फाइंड करने में इजी होगा। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल बेस पे हम उसको तैयार नहीं करते तो सब कुछ मिक्स हो जाता, हमें पता नहीं लग पा रहा। लेकिन अगर हम उसको डेट वाइज हम रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे तो हमें पर्टिकुलर डेट का पता लगता है, उस डेट में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें हम उसका पता लगा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो आप इसको लिखिएगा, प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा डाटा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इससे फाइंड करने में इजी रहता है। दूसरा, इसमें एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती है। हर ट्रांजैक्शन का एक साइड डेबिट होगा तो दूसरा साइड हमेशा क्रेडिट होगा, सेम अमाउंट से होगा। तो इससे क्या होता है, कई बार अगर बाई चांस कोई मिसमैच आ जाए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल का, तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, मीन्स एरर होने के चांसेस कम है यहाँ पे। तो आप इसको पॉइंट लिखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जो एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम सारी चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है, और रूल को फॉलो करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और एक अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें नरेशन लिखा जाता है, मीन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाता है हमारे को कि ये जो एंट्री की गई थी जनरल एंट्री, इसका बेस क्या था। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो आप इसको लिख सकते हो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज लिखिए जो आपको आता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम
अकाउंट बनाएंगे तो जर्नल के थ्रू ही बनाएंगे। मीन्स जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो उसका जो बेस रहेगा वो जर्नल ही रहेगा। मीन्स हेल्प इन पोस्टिंग, पोस्टिंग जो प्रोसेस का नाम होता है बाद में पढ़ेंगे हम जब हम जर्नल करेंगे। तो हेल्प इन पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो उस टाइम ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर हमारी जर्नल एंट्री सही नहीं होगी तो वहाँ पे लेजर में जो भी पोस्टिंग जाएगी वो भी सही नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एडवांटेज है हमारी जर्नल के। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि आप इसके एडवांटेज बताइए, तो आप इसको एडवांटेज बता सकते हो। लेकिन अभी हमने जो मीनिंग डिस्कस किया था आप उस मीनिंग को स्ट्रांगली मेमोराइज कीजिए, क्योंकि उसी मीनिंग से हमने इसके एडवांटेज पिक किए हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की कि क्या क्या लिमिटेशन होती है। देखो, आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो दुनिया में हर का फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशन भी है। एक लिमिटेशन तो हमने पढ़ी थी कि इसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। मीन्स रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश की हो, चाहे वो क्रेडिट की हो, चाहे वो सेल की, परचेज की, किसी भी चीज़ की हो, सारी ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। इसलिए ये जो बड़े लेवल के जो बिज़नेस है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होती है जिन बिजनेस में, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो किसके लिए सूटेबल है, जहाँ पे दिन में 10-12 ट्रांजैक्शन होती है तो उनके लिए तो चल जाता है जनरल। लेकिन उन बिजनेसमैन के लिए ये बेटर नहीं है जहाँ पे एक दिन में 10,000 के आसपास मान लो ट्रांजैक्शन होती है, तो वो पहले उसको जनरल में करेंगे। तो अगर आप एक अज्यूम कीजिए कि अगर उसकी डेली 10,000 ट्रांजैक्शन है तो पूरे साल में उसकी कितनी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उसके लिए कितने अकाउंटेंट हमें रखने पड़ेंगे, कितने हमें रूम बनाने पड़ेंगे जिसमें उस फाइलों को रखा जाएगा, कितना वहाँ पे खर्चा होगा। तो ये हम नहीं हो पाएगा। मीन्स जो जनरल वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ एक स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा है, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाले बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जहाँ ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम है वो लार्ज है तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे। वहाँ पे अभी हमने पढ़ा था स्पेशल पर्पस बुक, उन्हीं को हम यूज करेंगे। अब इसमें आपको पता है कि सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, इवन कैश की, क्रेडिट की। मान लो आपको कल को ये पता करना हो कि आपके पास कितना कैश बैलेंस पड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कैश बैलेंस आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, क्योंकि कैश की, क्रेडिट की, सेल, परचेज सारी एंट्री इसमें मिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कैश बैलेंस कैन नॉट बी नोन, कैश बैलेंस कैन नॉट बी, मीन्स कैश का बैलेंस है वो हमें पता नहीं लगता। देखो, अगर हम कैश की ट्रांजैक्शन को सारी एक साथ इकट्ठे कर देंगे तब तो पता लग जाएगा, लेकिन आपको पता है कि इसमें डेली बेस पे एंट्री की जाती है। तो मान लो एक दिन में कैश की 2 एंट्री है, बाकी 18 एंट्री अदर देन कैश है। इस हिसाब से नेक्स्ट डे को कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, 15-20 जो ट्रांजैक्शन है वो सारी क्रेडिट की है। तो इस हिसाब से कैश की ट्रांजैक्शन को हमें फाइंड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम मतलब जनरल को देख के ये नहीं बता सकते कि हमारे पास कैश कितना पड़ा है, मीन्स कैश का बैलेंस हम नहीं जान सकते। तो ये हमारी जनरल की लिमिटेशन है। अब मैं आज की क्लास में लास्ट टॉपिक ये बताने जा रहा हूँ कि जनरल बनाते कैसे हैं, मीन्स उसका क्या फॉर्मेट रहता है।
नेक्स्ट क्लास से हम जनरल एंट्री बताएंगे कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है। बहुत सिंपल टॉपिक है, घबराने का कोई बात नहीं है। सिंपल आप जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्या होगा मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर रूल अपने देसी स्टाइल में, ठीक है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं जनरल का फॉर्मेट। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जब हम जनरल बना रहे हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो, कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। फिलहाल के लिए आपको इतना याद करना है कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और दोनों का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट दोनों का सेम होगा। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का रूल रहता है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, अगर डेट देर के क्वेश्चन में तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, इसका कोई फॉर्मेट बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम डिटेल्स लिखेंगे कि कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तो कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 रुपीज़ इन कैश। आपने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा कैश में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। जो चीज़ आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। गया क्या, कैश चला गया, क्योंकि कैश में खरीदा तो कैश चला गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया सिंपल सा। अब पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेबिट वाले अकाउंट को लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं आप इसको देखिएगा, फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट वर्ड जरूर लगाएंगे। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे डी आर। डी आर किसको शो कर रहा है, डेबिट अकाउंट को शो कर रहा है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे टू, कौन सा अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, टू कैश। यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये अमाउंट का कॉलम होगा, ये डेबिट आइटम आएगा वो इधर, क्रेडिट का जो बैलेंस आएगा वो इधर। अब आपको पता है फर्नीचर कितना है, 20,000 का डेबिट, तो इसके सामने 20,000 लिख दीजिए। कैश क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो ये क्रेडिट के सामने क्रेडिट लिख दीजिए। और नीचे नरेशन लिख दीजिए। नरेशन या तो 4 से स्टार्ट करोगे या फिर विंग से स्टार्ट करोगे। नरेशन कुछ नहीं होता, नरेशन में ये डिटेल होती है कि परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 इन कैश। ये लाइन आप डिटो लिख दीजिए, गलत नहीं होगी कभी, कि आपने फर्नीचर परचेज किया कैश में किया 20,000 रुपीज़ के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं उसकी रूट कमज़ोर है तो वो चीज़ उतना नहीं चल पाएगी, उतनी ड्यूरेबल नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी टॉपिक करने से पहले आप उसकी रूट को मजबूत कीजिए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि जनरल का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे, 11th की बात नहीं है, किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो इस जो क्लास मैंने आपको बताई है बेसिक, इसमें 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी देखिएगा, आपके लिए 11th भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ इस चीज़ को आपको बाद में भी काम आएगा जब आप किसी कंपटीशन को फाइट करने जाओगे। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जनरल के क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।